नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपने एक बात नोटिस की होगी, इधर अरविंद केजरीवाल चिट्ठियां बहुत लिख रहे हैं। सदन के भीतर भी खड़े होकर के एक चिट्ठी हाथ में पकड़ के, चिट्ठी थी कि नहीं थी, कोई कागज का टुकड़ा ही था, क्योंकि ऐसे लोगों पर कोई भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता है कि वो किस चीज को चिट्ठी बता दें। पहले भाषण देते हैं विधानसभा में, उसके बाद फिर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं ये चिट्ठी मुख्यमंत्री आतिशी जी को सौंपना चाहता हूँ, और जाकर के फिर सदन के बीच में से निकलते हुए जाकर के मुख्यमंत्री को वो चिट्ठी सौंपते हैं और उनसे कई डिमांड करते हैं उस चिट्ठी में। मेरी तो साहब इतनी उम्र हो गई है और 4 दशक से ज़्यादा का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है। मैंने किसी विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को या किसी भी नेता को इस तरीके से सदन के भीतर ड्रामेबाजी करके अपनी सीट से उठ करके और जाकर के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को चिट्ठी सौंपते हुए तो कम से कम नहीं देखा है। लेकिन उनको पता है कि ये एक ड्रामेबाजी कर ली जाए, यानी हर तरह के हाथ पैर मार लिए जाएं, तो केवल सदन के भीतर नहीं, सदन के बाहर भी। और आज तो इनके सौरभ भारद्वाज से लेकर के कई दूसरे लोग जो हैं, वो इनकी चिट्ठी लेकर के अब घर घर पहुंच रहे हैं। वो 2 पेज की चिट्ठी है साहब, और 2 पेज की चिट्ठी में इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है और क्या क्या बहानेबाजी नहीं की है कि साहब मुझे जेल में क्यों डाला मोदी जी ने, और वो दिल्ली के कामकाज सारे ठप करा देना चाहते थे। ये वो चिट्ठी है जो ये लोगों में आजकल बांट रहे हैं। इस चिट्ठी पर भी बात करेंगे, इसके अलावा इतने घबराए हुए क्यों हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और घबराने की एक वाजिब वजह समझ में आ रही है, चाहे दिसंबर के विधानसभा चुनाव रहे हों या उसके बाद अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम रहे हों, लोकसभा के चुनाव परिणाम भी जो रहे हैं, उन सब से इनको ये संदेश और संकेत तो मिल गया है कि भाई तुम्हारे प्रति लोगों में किसी तरह की रत्ती भर भी संवेदना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। पहले इनको लगा था कि जब मैं जेल जाऊंगा यानी गिरफ्तार किया जाऊंगा तो दिल्ली के लोग तो सड़कों पर उतर आएंगे, क्योंकि मैंने दिल्ली के लोगों पर बड़े उपकार कर रखे हैं, बड़ा उनको फ्री फ्री दे रखा है। लेकिन एक चिड़ी का बच्चा सड़क पर नहीं आया साहब। सबने कहा कि ठीक है भाई, जाओ, अगर कुछ धत्कर्म किए हैं, बुरे काम किए हैं, तो कुछ समय तो बिताओ। जैसे वो गुजरात में अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता था कि कुछ वक्त तो बिताओ, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, तो कुछ दिन तो बिताओ, कुछ महीने तो बिताओ तिहाड़ में। तो फिर तिहाड़ से बाहर आ गए, और तिहाड़ से बाहर आने के बाद से ही ड्रामेबाजी चालू है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। अभी चिट्ठी को भी अगर आप देखेंगे तो चिट्ठी में भी पहला संबोधन दिल्ली के मेरे भाई बहनों लिखा हुआ है। और हरियाणा में जब गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वहां अपने को हरियाणा का बेटा बता रहे थे, और वो बेटे को ऐसा दांव पेच मार करके उल्टा किया है हरियाणा के लोगों ने, 88 में से 87 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो उरूज था वो बीत चुका है। अब ऐसा ढलान है, और ब्रेक मुझे लगता है कि मारने इनको आते नहीं हैं। ये तो बहुत ही तेज गति से गाड़ी को दौड़ाते हैं, और जब तेज गति से आप गाड़ी को दौड़ाते हैं तो दुर्घटना तो लाजमी है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर। सपाट सड़कें भी नहीं होती हैं और सड़कें खाली भी नहीं होती हैं, तो दुर्घटना होना तय है। और ऐसा लगता है कि दुर्घटना शुरू हो चुकी है, संकेत इनको मिल चुके हैं। अब हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से नुकसान को कम से कम किया जाए, और एक संभावना तलाश कर रहे हैं, क्या चौथी बार वापसी हो सकती है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उनके पुराने सहयोगी और अब अपनी पार्टी बना करके दिल्ली के लोगों का विश्वास अर्जित करने की कोशिश कर रहे डॉक्टर मुनीश रायजादा के साथ जुड़ते हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं। मुनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो मुनीश जी, ये आजकल चिट्ठियां बहुत लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपकी समझ में आ रहा है कुछ चिट्ठियां लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दो चीजों में आम आदमी पार्टी के जो ये भ्रष्ट केजरीवाल हैं, इन्होंने महारत हासिल की है। अन्य क्वालिटीज, कोट अनकोट क्वालिटीज के अलावा, एक है झूठे सर्वे करवाना एवं इस प्रकार की चिट्ठियां लोगों को
मतलब निकाल के भ्रमित करना। पहले भी चिट्ठियां लिखी गई हैं शुरू में, 2-2 पेजेस के पैम्फलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे जब मैं अन्न आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी में था। दुख की बात यह है कि आज 17 अक्टूबर 2024, पूरे 10 साल इनको लगभग हो चुके हैं सत्ता में आए हुए दिल्ली के। आज 17 अक्टूबर, अभी तो सर्दियां यहाँ पे शुरू भी नहीं हुई हैं दिल्ली में। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स आज AQI दिल्ली में आनंद विहार पे 700 से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब धुंध का मौसम आएगा, जब असली सर्दी आएगी, तो क्या होगा दिल्ली के देशवासियों को। और आपने जो अमिताभ बच्चन वाली जो बात कही कि कुछ दिन तो बिताओ दिल्ली में, अब तो इनको 10 साल गुणा 365 कर लीजिए आप। इनको जो इतना प्रचंड बहुमत दिया गया कि आप दिल्ली के लिए कुछ कीजिए, 2015 में 70 में से 67 सीटें मिली विधानसभा में, 2020 में रेवड़ियों के सहारे इन्होंने फिर से 62 सीटें हासिल की। तो उसका हमें मिला क्या दिल्ली वासियों को? कुछ नहीं मिला। झूठ, फरेब एवं भ्रष्टाचार। दिल्ली में इस वक्त एनक्रोचमेंट के मुद्दे देख लीजिए, जल जमाव का मुद्दा देख लीजिए, गर्मियों में जल की कमी हो जाती है, वाटर टैंकर माफिया ज्यों का त्यों बना हुआ है। पॉल्यूशन में पिछले 10 सालों में कॉस्मेटिक इलाज के अलावा कुछ किया हो तो बता दें। ऑड इवन के बारे में साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि दिखने में अच्छा है, बट दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। ऑड इवन आप लोगों को कैसे वंचित करेंगे सड़कों पे आने से? अच्छा, उसके अलावा जो इन्होंने छोटे मोटे और 2 बाकी तरीके अपनाए, तो दिल्ली में पूरे 10 साल थे इनको एयर पोल्यूशन से फाइट करने को। माँ यमुना अभी भी त्रासदी में है, लिटरली डेड है, ऑक्सीजन लेवल वहां पे 0 के बराबर है। उसके अलावा आप सड़कों की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन पिछले कई सालों से बंद है, यानी कि जो एलिजिबल व्यक्ति हो गया है वो ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। ये तो इनका लोक वेलफेयर या लोक कल्याण की इनकी पॉलिसीज की हालत है। राशन कार्ड का आप सुन ही चुके हैं कि दिल्ली के LG महोदया ने इनको अभी अपने चीफ सेक्रेटरी को बोला दिल्ली सरकार के कि इसको प्रोब कीजिए, और उसमें 1,56,000 लोगों को, एलिजिबल लोगों को, जो अंत्योदय वाले लोग हैं, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े और एलिजिबल भी हैं राशन कार्ड के लिए, उनके राशन कार्ड बनाने बंद किए। इमरान हुसैन जो यहाँ पे फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी कुछ कहानियां शुरू कर दी उसमें बताने। तो आप ये देखिए कि न तो ये सेंसिटिव है लोगों की नीड्स को, न ही इन्होंने कुछ काम किया पिछले 10 सालों में, लेकिन खुद शीश महल बना के बैठ गए। तो इन पे तो ओंकार साहब, इन पे फिट होता है ये लाइनें, ये पंक्तियां कि लोग जो गरीब थे वो हकीर हो गए, लोग जो गरीब थे हकीर हो गए। हम लोग यहाँ पे सड़कों पे आ चुके, लिटरली सड़कों पे आने को मजबूर हो चुके हैं दिल्ली में। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो अमीर से माला माल हो गए, यानी कि हजूर बिल्कुल बेशरम हो गए। खुद को इस बेशर्मी का इनाम दीजिए, दिल्ली की तबाही का हिसाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की बर्बादी की है, जो तबाही की है, और जो आज की न्यूज मैंने जैसा आपको बताया एयर पोल्यूशन पे, इस पे तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए इनको बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पोल्यूशन है दिल्ली का, साइंटिफिक स्टडीज बता चुकी हैं कि सभी लोग मोर्बिडिटी एवं मोर्टेलिटी इफेक्ट होती है इसकी वजह। एक स्टडी में यह बताया गया था कि लगभग 10 साल इस किस्म के पोल्यूशन में एक व्यक्ति की आय कम हो जाती है। अच्छा, एमसीडी का काम देख लीजिए, एमसीडी में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड की अलग ही कहानी है। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल के बारे में ये 3 शब्द में अगेन एंड अगेन लोगों को एजुकेट करने के लिए बताता हूं कि न केवल ये भ्रष्ट हैं, उसके अलावा ये इनकॉम्पिटेंट या सक्षम भी हैं, एवं निकम्मे और लेजी भी हैं, सुस्त भी हैं। जो आपने रेफरेंस दिया कि इन्होंने यहाँ पे चिट्ठी निकाली है, इसमें क्या ये पॉइंट नहीं उठता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो जेल से बाहर नहीं आए, ये सिर्फ जेल से बेल पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको भेजा। तो इस पर ये केस तो अभी सब जुडिस है, क्योंकि ट्रायल तो अभी शुरू होना है शराब घोटाले का, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, तिहाड़ जेल में 6 महीने काट के आए वहां पे। ही इज जस्ट ऑन द बेल। तो ट्रायल इसका चालू होना है, और उस पर उन्होंने आज चिट्ठी में ये लिखा, जो जनसंपर्क इन्होंने आज से शुरू किया और 29 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उसमें ओमकार जी, उसमें यह बोला जा रहा है कि मैं करप्ट नहीं हूं, ये स्टेटमेंट है इनकी, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मुझे बीजेपी सरकार ने जेल में रखा ताकि मैं जनता के काम न कर सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट को इनको इस बात का नोटिस संज्ञान ले
एवं उनको तुरंत प्रभाव से वापस जेल में बुलाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेल की कंडीशंस थी उसकी भी अवहेलना की जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि इन्होंने एक्चुअल में दिल्ली की जनता के काम तो किए नहीं है, अलग अलग सेक्टर में बदहाली देखने को मिल ही रही है, तो कर क्या रहे थे 10 साल से? कर ये रहे थे कि एक व्यक्ति जिसको इतना प्रचंड बहुमत मिलता है, इनके दिमाग में ये आ गया कि ये शहंशाह हैं, दिल्ली का बादशाह, ये अपने खुद के इनके शब्द है, ये बोल चुके हैं। वास्तव में अरविंद केजरीवाल एक अजीबोगरीब फिनोमिनन है, जो कि सिर्फ एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, वो है डीप स्टेट। क्योंकि आप भारत में देखिए, ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी हैं जिनको मैसिव मैंडेट मिला, और उन लोगों ने उस मैसिव मैंडेट की इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए, श्रद्धा पूर्वक अपना दायित्व निभाने की कोशिश की। पुराने समय से करुणानिधि जी से देख लीजिए, जेबी पटनायक, उनके बेटे नवीन पटनायक, इधर देवीलाल आप हरियाणा में देखिए। हम असहमत हो सकते हैं उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। उधर उमर अब्दुल्ला के जो फादर हैं, फारूक अब्दुल्ला ले लीजिए आप, बाकी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ऐसी लेगेसीज है। ज्योति बासु देख लीजिए, इन्होंने 20-20 साल, 15-15 साल, लगभग 23-22 सालों तक इन्होंने मुख्यमंत्री का इन लोगों ने अपना दायित्व निभाया। जयललिता थी। अरविंद केजरीवाल को ऐसी क्या जल्दी थी कि जैसे उनको बहुमत मिला दिल्ली में 67 सीटों का 2015 में, तो ये उछल कूद के पंजाब पहुंचने की इनकी तैयारी शुरू हो गई। उसी वक्त जैसे इनको मैंडेट मिला, दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के बजाय ये केंद्र में उस वक्त मोदी सरकार थी 2015 में, उनसे भिड़ने लग गए और लगातार भिड़ने लग गए, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। आपका फर्ज बनता है कि आप उसके बाद उनसे आप जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है उनसे मिलकर काम कीजिए, क्योंकि आप तो एक स्टेट पार्टी है इस वक्त। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, और आज भी देखा जाए तो इसेंशियली दिल्ली और पंजाब के अलावा कहीं है नहीं ये लोग। तो इनको उस मैंडेट का सम्मान करते हुए, लेकिन नहीं, इनको जल्दी थी, और पीछे से कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस बात को प्रोप किए जा रही है। आप जॉर्ज सोरोस को देख लीजिए, आप मैगसेसे अवार्ड्स की कहानियां इनकी देख लीजिए, फोर्ड फाउंडेशन देख लीजिए। अभी जब जेल में गए मार्च में, इसी साल मार्च में, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इमीडिएटली टिप्पणी लेके आ गया, व्हाइट हाउस का प्रवक्ता। बताइए ऐसी क्या उनको इमरजेंसी थी, ऐसी क्या जल्दी थी कि एक आम यूनाइटेड नेशन, जर्मनी, कई जगहों से जो है वक्तव्य आ गए। आप ये देखिए। उसके बाद अच्छा, जब इनकी फंडिंग की बातें उठती हैं तो कलाइयां खुलती हैं। कई पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, मिडल ईस्ट से काफी इनको फंडिंग आई हुई है। तो यदि आप इनको कनेक्ट करें इन डॉट्स को, इसके लिए नेचुरली काफी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुपरफिशियली हम बात करें तो शायद लोग इस बात को कनेक्ट ना कर पाए डॉट्स को। एक बात तो आप भूल गए साहब, पन्नू ने कहा कि हमने 133 करोड़ दिए इनको। जी, 16 मिलियन। और जब ये आए थे न्यूयॉर्क में 2014 में, पहली इनकी विजिट थी आफ्टर फॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टी। मैं भी तब रिचमंड हिल गुरुद्वारे में इनके साथ था, लेकिन जो इनके अंदर बैठक हुई पनून से, नेचुरली मैं वहां नहीं था। तो ये सब क्या शो करता है। और पनून ने आज तक, एक आतंकवादी है पनून, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और पॉलिटिशियन पे इन्होंने फंडिंग के कोई इल्जाम लगाया तो बताइए आप। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पूरे इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिसका नाम उन्होंने लिया हो, कोई नहीं है। तो ये सब विश्वसनीय बातें लगती हैं जब आप इनको लगते हैं, जब आप इन बातों को सुनते हैं। और मुझे लगता है कि एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट करे और देशद्रोह के मामले में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये जो पन्नू का बयान आया था कि हमने 133 करोड़ रुपया इनको दिए थे, और पीरियड भी बताया कि इस पीरियड से उस पीरियड के बीच में हमने दिए थे, और क्यों दिए थे उस पर भी गुस्सा जाहिर किया कि प्रोफेसर भुल्लर को जो है इन्होंने छोड़ा नहीं। इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 15 दिन में छोड़ देंगे, तो उस पर भी नाराजगी जाहिर की। वो तो जो आप कह रहे हैं कि एनआईए इसकी जांच करे, तो ऑलरेडी उसके ऑर्डर हो चुके हैं और वो जांच पड़ताल इनकी शुरू हो भी चुकी है। उसमें तो ये नपने ही नपने हैं और इनको हिसाब किताब देना ही देना है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ बताया था, होम मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट जारी की थी लोकसभा चुनाव के दौरान। उसमें बताया था कि 2875 करोड़ का तो इनका शराब घोटाला ही है, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला है, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला है, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला है, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला है,
125 करोड़ का शीश महल घोटाला है। तो ये तो साहब अन्ना के चेले ऐसे निकले, ये तो सत्ता में आने के बाद सड़कों की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे थे, या जो पॉल्यूशन की स्थिति है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए आए थे। और इवन कर देंगे, ये इनका कम एहसान था क्या दिल्ली वासियों पे और दिल्ली आने वालों पे? ये कहते थे कि हम तो हर 5 साल गुजरने के बाद कहते थे, 4 साल गुजरने के बाद, कि बस 5 साल में यमुना को हम ऐसा कर देंगे, पूरा परिवार शाम के समय आप यमुना जी के घाट पर एंजॉय करेगा, उसमें डुबकी भी लगाएगा, उसका पानी भी पिएगा। तो यमुना की स्थिति क्या है वो देख लीजिए। हर गर्मी में पेयजल संकट जो है, लोग टैंकरों के पीछे भागते हैं बाल्टियां लेकर के, ये हालत करके रखी हुई है इन्होंने। तो क्या अब पब्लिक में एक्सपोज हो गए हैं या अभी भी लोगों का भ्रम बाकी है? देखिए, दिल्ली में मैं पिछले 1 साल से, मैं 2024 के शुरू में यूएसए छोड़ के वापस आ गया था, क्योंकि आपने अभी अन्ना जी का नाम लिया, तो एक प्रकार से आपने उन सभी देशभक्त लोगों के जख्मों को थोड़ा सा ताजा कर दिया, क्योंकि जो एक व्याकुलता के साथ आए थे कि हम जन लोकपाल बिल के माध्यम से भ्रष्टाचार पे काबू करेंगे, एवं जो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो एक व्यवस्था परिवर्तन का एक बेचैनी थी उनमें कि हाँ, व्यवस्था परिवर्तन के हम वाहक बने। तो दिल्ली में अन्ना आंदोलन का जो सपना अधूरा था, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करना चाहते हैं। और ये मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि नई दिल्ली विधानसभा से मैंने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि नई दिल्ली विधानसभा से मैं विधानसभा नंबर 40, यानी कि नई दिल्ली विधानसभा, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा भारतीय लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये मैं अकेला चुनाव में नहीं हूं, ये सब उन लोगों की कलेक्टिव वॉइस, कंसेंस एवं एक आवाज है जो अन्ना आंदोलन के समय के लोग। और इस अनाउंसमेंट के बाद काफी पुराने साथियों के मैसेजेस भी आने लगे हैं, फोन कॉल्स, कि यस, हमें वोट की चोट के माध्यम से इस व्यक्ति ने जो देश के साथ, समाज के साथ खिलवाड़ किया, उसका बदला लेना होगा। ओंकार जी, आपका प्रश्न था कि दिल्ली में क्या ये व्यक्ति, इसकी हालत क्या है? अरविंद केजरीवाल की नैतिकता तो 2015 से ही खत्म हो चुकी, लेकिन रेवड़ियां बांट बांट के इस व्यक्ति ने अपनी एक इमेज या एक वोट बैंक एक बनाने में कामयाबी हासिल। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 1 साल में इसका आडंबर इनका और इनका आवरण उतर चुका है। जैसा आपने एक शब्द कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने भूमिका खोली, इस प्रोग्राम की भूमिका बांधी, कि एक चिड़िया का बच्चा तक सड़क पे नहीं आया जब ये गिरफ्तार हुए थे मार्च 21 2024 को। और ये काफी कुछ कहता है। लोगों को आईटीओ पूरा सील कर दिया गया था उस दिन, लेकिन एक व्यक्ति सड़क पे नहीं आया, और आएगा भी क्यों? पिछले 9 सालों में, उस वक्त लगभग 9 साल हो चुके थे इनको गवर्नमेंट बनाए हुए, इन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या? अभी हम बस्तियों में भी जाते, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, जे कैंप्स में जाते, जो ये समझते हैं कि इनका वोटर है, वो भी आज इन पे थू कर, जो इनको लगता है कि इनका बेनिफिशियरी है इनकी रेवड़ियों का, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, वो भी समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ढकोसले का नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड वो इनकी पॉलिसीज की वजह से तंग भी आ चुके। दिल्ली में क्रेडिबल ऑपोजिशन के माध्यम से इनके दिन अब अंतिम दिन है, हिज डेज आर नंबर्ड। एंड ये फरवरी 2025 में जो चुनाव होंगे, लगभग 3 महीने बाद अनाउंस हो जाएंगे, एंड हम लोग उसकी कैंपेन की तैयारी में भी लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुखद चैप्टर का, ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो सताया है लोगों को, एक्सप्लॉइट किया, हैरेसमेंट की है, उसका अंत आएगा, एवं वोट के माध्यम से लोग इस एक आतंक वाले चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे। मुझे इस बात की पूरी आशा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में इन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप जेल में ही ठीक हैं। फिर इन्होंने हरियाणा में भी यही कहा कि आपके बेटे को जो है मोदी ने उठा करके जेल में डाल दिया ताकि मैं अच्छे काम ना कर सकूं, इसका जवाब आपको वोट से देना है, और हरियाणा का बच्चा बच्चा जो है इनको सत्ता से बाहर करेगा। अब मुझे पता नहीं है मतलब कि हरियाणा में बच्चे भी वोट डालते हैं क्या? मेरी तो समझ यही है कि 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं उन्हीं को मताधिकार का प्रयोग उनको मिलता है। ये बच्चे की बात कर रहे थे कि बच्चा बच्चा जो है इस सरकार को हटाएगा, वो तो सबने मिलकर के इन्हीं को हटा दिया। 87 लोगों की जो है इनके कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो गई, कोई एक बचा, शायद वो जगाधरी वाला या दूसरा,
जो जमानत बचा पाया, नहीं तो सबकी जमानतें जब्त हो गई। दिसंबर 2023 में भी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्ती नहीं हुई थी। नोटा से भी 50% कम वोट मिला था। लोकसभा चुनाव में हमने देख ही लिया, 22 कैंडिडेट खड़े किए, 3 पंजाब से जीत पाए, 10 तो पंजाब से भी हार गए जहां इनकी अपनी सरकार है। तो ये हम संकेत समझ लें, लोगों ने मन बना लिया है कि बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया झूठ, अब इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जैक्टली आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की है पूरे इनके जो पिछले कुछ सालों का कंडक्ट है। वास्तव में ये इन प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में जाके टिकटें बेच बेच के पैसा उगाते। नहीं तो मुझे एक कारण बताइए कि आपने तो हरियाणा काफी कवर किया है, वहां पे हरिभूमि के आप मुख्य संपादक, चीफ एडिटर इन चीफ रहे हैं, हरियाणा के कोने कोने से वाकिफ है आप। नारनौल में आम आदमी पार्टी का ये कार्यकर्ता नरेंद्र यादव, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी का परचम उन्होंने लहराया हुआ था, सब अपने खर्चों में। यंग है, एजुकेटेड है, गुड़गांव से अपनी नौकरी छोड़ के, काम धंधा छोड़ के नारनौल में उन्होंने अपने रूट्स में गए। एन वक्त पे 11th आवर पे ऐसे व्यक्ति को रिप्लेस करके जब आप किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देंगे तो उससे क्या मैसेज जाता है? यानी कि टिकटें बेची गई। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है ये, क्योंकि काफी पर्सनल एग्जाम्पल है, तो मैं इसको इससे आपके दर्शकों को मैं इंगित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये टिकटों का हेर फेर करके पैसा कमाने का काम। दूसरा ये है कि दिल्ली में इनको ठोकर मिली, दिल्ली में इनको अभी 7 लोकसभा सीटों पे इनको नकारा गया, लेकिन हरियाणा में अपने आप को हरियाणा का लाल बताने लग गए। सुनीता केजरीवाल के पास क्या नैतिक अधिकार है कि वो अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी बन के वहां पे चली जाए? पार्टी में क्या टोटल नपुंसकता है, टोटल स्पाइनलेस पीपल है आम आदमी पार्टी में कि कोई बोलना नहीं चाहता, सब दबे हुए हैं ऐसे? जबकि सच्चाई तो ये है कि आम आदमी पार्टी अंदर से इनमें मतभेद है, इन लोगों में एक बिखरता एक छोटी सी नौका है, इनकी नैया है जो बिखरती जा रही है, डूबने को तैयार है। भानुमति का कुंभ है, लेकिन तब भी ये सब लोग जैसे होते हैं ना कि नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम करके, जो स्पाइनलेस पीपल की निशानी होती है, अपना अपना घर बचाने में जुटे हुए हैं कि शायद कलेक्टिवली हम कुछ गेन कर जाए। तो कुल मिला के निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस किस्म के नारे के साथ ये जो एक प्रकरण शुरू किया इन्होंने, चैप्टर शुरू किया था। पॉलिटिकल पार्टी अपने देश में बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो एक आंदोलन से निकले हुए पार्टी थी जो कहते थे कि वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस। हम पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, हम तो आंदोलन है। पार्टी बनने के बाद भी अपने आप को आंदोलन कहना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है, अभी भी उस बात पे इंसिस्ट करते हैं। तो इनके आप कंडक्ट में, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखें, और जनता उस फर्क को समझ चुकी है। ये लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जनता भी भुगतने के साथ साथ इनकी जो इनकी कुकृतियां हैं और जिनको काला मन है उसको समझ चुके हैं। ये आए तो थे कि तवाइफों के कोठे बंद करने, लेकिन जो सिक्कों की खनक थी उसको देख के नाचने लग गए। सो ये जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है, ये इनकी पूरी कहानी समझ कर, इनको कोई मतलब नहीं भ्रष्टाचार से, इनको कोई मतलब नहीं पॉलिटिकल प्रोप्राइटी से या नैतिकता से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, संवैधानिक नैतिकता से, किसी चीजों से मतलब नहीं। बस किसी न किसी ढंग से धूर्तता के साथ जो इन्होंने कंडक्ट किया है, पॉलिटिक्स पे लोगों का विश्वास उठा दिया है। हम जब लोग जाते हैं मैदान में, मतलब फील्ड में जाते हैं लोगों से बातचीत करने और अच्छी पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो तो अरविंद केजरीवाल वही बोलते थे, क्योंकि हम भी दिल्ली में ही हैं, तो दिल्ली में लोग फिर वो बोलते हैं क्योंकि सताए हुए लोग हैं। ये स्वाति मालीवाल के साथ इन्हीं के रेजिडेंस पे मारपीट करने वाले और बाद में गिरफ्तार होकर के महीनों जेल में रहने वाले इनके पीए विभव कुमार को इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सलाहकार बना करके भेज दिया है। पहले तो राघव चड्ढा को भेजा था, कुछ गड़बड़ हुई है क्या राघव चड्ढा से हिसाब किताब देने में, और अब विभव कुमार को भेजा है। सुनते हैं कि भगवंत मान के साथ भी इनके कोई बहुत अच्छे रिश्ते आजकल चल नहीं रहे हैं। शुरू में जानकारी आ रही थी कि 5 मिनिस्टर बदले जाएंगे, 5 नए मिनिस्टर लगाए जाएंगे, फिर बाद में सूचना आई कि नहीं भगवंत मान भी चेंज हो सकते हैं। हालांकि भगवंत मान के बारे में जानकारी आई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शायद मोहाली के किसी निजी अस्पताल में भर्ती थे, पर
पक क्या रहा है पंजाब और अरविंद केजरीवाल के बीच में? पंजाब जहाँ पे फुल मेजोरिटी और फुल स्टेटहुड वाली गवर्नमेंट है, पंजाब दिल्ली के मुकाबले एक फुल स्टेट है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी यानी कि होम मिनिस्ट्री एज वेल एज पुलिस का बंदोबस्त भी उन्हीं के हाथों में होता है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास न तो लैंड का उनके पास अधिकार है, न ही उनके पास सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है और जो लैंड का जो प्रबंधन है वो डीडीए करते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की हैसियत दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा है। अब जो इस वक्त आपने जो बताया, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अरविंद केजरीवाल किस संकुचित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनको ये पच ही नहीं रहा कि एक फुल स्टेट का सीएम उनके ऊपर दिखे, उनसे बड़ा दिखे। शुरू में जेल जाने से पहले जैसे ही वह पंजाब में इनको गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने उनकी सिक्योरिटी बंदोबस्त का पूरा इस्तेमाल करना दिल्ली के लिए शुरू कर। जहां भी जाना होता था पंजाब के सीएम साथ में आते थे, दिल्ली से पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त लेके आते थे, उन्हीं के प्लेन्स, उन्हीं के जो पूरा ऑन द रोड उनका सारा वो इस्तेमाल किया गया। अच्छा, फिर जेल चले गए, 6 महीने जेल में काटे। तो जेल में जाने के बाद ना तो भगवंत मान ने उनको उस प्रकार का जो कॉन्फिडेंट एक जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो मिली उनसे, और मिलती भी क्यों? क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गए हैं। तो ये बताइए कि कौन समझदार व्यक्ति आपके साथ आगे खड़ा होगा? क्योंकि जनता तो देखती है सब कुछ, लोकतंत्र में जनता का जो विश्वास है वो महत्वपूर्ण है, वो महत्व रखता है। तो राघव चड्ढा का भी वही हुआ कि राघव चड्ढा, भगवंत मान, इन लोगों का अरविंद केजरीवाल को इस बात की पीड़ा है कि इन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं। ओंकार जी, पंजाब से 10 राज्यसभा के एमपीज हैं इनके, अब उनमें से 7 एमपीज, 7-8 एमपीज ने तो एक सिंगल सोशल मीडिया पे एक सिंगल सपोर्ट की कोई सेंटेंस भी नहीं लिखा कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ। उन्होंने डिस्टेंस बना लिया। अब क्यों ना बनाए? क्योंकि वो टिकटें इन्होंने बेची थी। जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह एंड जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर या जो मालिक कह सकते हैं आप उन्हें, वो लोग उन्होंने टिकटें खरीदी थी पैसों की थैलियां दे दे के। अब ये बताइए कि वो क्यों इनकी सपोर्ट में आए? वो कोई देशभक्ति की वजह से तो आए नहीं थे आम आदमी पार्टी के माध्यम से राज्यसभा में। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके खुद के कृत्य घिनौने हों तो लोग आपकी मदद क्यों करेंगे। तो इसलिए पंजाब में अब जब ये फिर वापस बेल पे आ चुके हैं तो अब इनको ये बात चुभने लगी कि पंजाब में ये सब कैसे हो सकता है। तो वो विभव कुमार जो इनके सारी जो भी मतलब घिनौनी हरकतें करवानी होती हैं, जो भी एक गंदी हरकतें करवानी होती हैं अरविंद केजरीवाल को, उसके वो राजदान है। पिछले 10-12 सालों में उन्होंने सपोर्ट किया है। विभव कुमार खुद जेल में समय बिता चुके हैं, अब वो भी बेल पे हैं, तो उनको उन्होंने पंजाब में भेज के वहां पे चीफ एडवाइजर के रूप में बैठा दिया। राघव चड्ढा को तो बैठा नहीं सकती क्योंकि राघव चड्ढा पे विश्वास नहीं। दो जो एक बलतेज पन्नू है वो मीडिया एडवाइजर थे सीएम के, मैं उनको जानता भी हूँ, उन्होंने वहां से उनको इस्तीफा ले लिया गया। अब दिल्ली में दिल्ली का जो दरबार है वो पंजाब में जाके बैठ। इसमें 2 बातें निकल के आती। जब भगवंत मान लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज की वजह से पीड़ित होकर अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने सब ये बदलाव करने शुरू कर। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवंत मान की भी गलती है। भगवंत मान पंजाब स्टेट के फुली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक सीएम है। भले काम उन्होंने नहीं किया पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में, निकम्मापंती वहां भी है, भ्रष्टाचार जो काम किया है उसी की वजह से तो अस्पताल पहुंचे हैं साहब। एग्जैक्टली जी। तो अब उसमें ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से जो उन पे घात लगाए बैठे हैं एक बिल्ली की तरह, जैसे चूहे को दबोचती है उसी प्रकार से, तो ये मुझे लगता है कि पंजाब की जो मैंडेट है, पंजाबियत के साथ, पंजाब के लोगों के साथ खिलवाड़ है। और इसमें भगवंत मान भी जिम्मेदार है क्योंकि वो दब गए हैं और इनको दबना नहीं चाहिए। उनको उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय निकाला ओसीएन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा की आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।